गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11th विषय जीव विज्ञान। ठीक है, चैप्टर जो अपना है वो 11 का, जिसका नाम है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यही पढ़ रहे थे। और इस कोशिका विभाजन से पढ़ने से पहले हम ये देख रहे थे कि कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कोशिका के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं यहाँ पर पाए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर समझा रहे थे। भाई जैसे हमने देखा था ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको हमने क्या नाम दिया था, कोशिका झिल्ली। इसको क्या नाम दिया हमने, कोशिका झिल्ली। इसको हमने नाम दिया केंद्रक। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया था कि क्या होता है, द्रव। इस द्रव को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोशिका। ठीक है, और इसी कोशिका द्रव के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ER। और ER का मतलब हमने क्या बताया था, अंतः द्रवी जालिका। दूसरा हम कोशिकांग कौन सा पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा था, यानी खोज। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये किस प्रकार का इस पर आवरण पाता है, यानी दोहरा आवरण होता है। और साथ साथ में हमने ये देखा था कि इसके अंदर DNA जो होता है, RNA भी होता है, DNA भी होता है। इसके नहीं कहने का मतलब ये कहा था, नहीं कुछ बातें हमसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी। ठीक है, मैं वापिस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेसन आपका 11 का ही है, कोशिका विभाजन। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा यानी और इसलिए जोड़ा है कि जैसे जब तक आप यानी विभिन्न कोशिकाएं, ये सारे के सारे क्या हैं, कोशिकाएं हैं, यानी और भी हैं, जैसे राइबोसोम है। 4 नंबर पर कौन सा आता है, लाइसोसोम। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे प्लेस्टिड की बात करते हैं या तारकाई की बात करते हैं, बहुत सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो कोशिका विभाजन को समझने से पहले हम इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इन कोशिकांग का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, हालांकि नोक्यूलेशन के अंदर यानी कोशिकांग है सारे के सारे। ठीक है, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात भी उसके अंदर है, अंतःद्रव्य जालिका की बात भी है। तो उससे पहले कोशिकांग जैसे ही पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद में कोशिका क्या करवाते हैं, हम विभाजन करवाते हैं, यानी कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्या बातें बताई थी, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था माइटोस, कॉन्ड्रियन। माइटोस को मैंने क्या बताया था कि जैसे इन्हीं एक प्रकार से धागीनुमा संरचना होती है। ठीक है, माइटोस जिसको बोलते हैं थ्रेड या धागा, और ये क्या होते हैं, कॉन्ड्रियन जो होते हैं यानी कणिकाएं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं थ्रेड ग्रेनुल्स। ठीक है, तो ये धागेनुमा जो कणिकाएं जो होती हैं, और या इसका हम एक नाम और भी दे सकते हैं, सूत्र कणिका। ये बात मैंने आपको एक दिन पहले बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार परीक्षा के अंदर ये नाम पूछा भी गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं। ये इसका इंग्लिश का नाम है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, इसका हिंदी का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा देखना, कोलिकर क्या करता है, इसकी खोज करता है। इसकी खोज कौन करता है, कोलिकर, यानी कोलिकर इसकी खोज करता है। ठीक है, इसके बाद में आपने यानी क्या बताया था, यानी जैसे आर्टमान, इसको क्या नाम देता है, बायोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद में वैज्ञानिक आता है फ्लेमिंग, ये इसको क्या नाम देता है, फाइला। उसके बाद में वैज्ञानिक आता है कौन, पेंडा, जो इसको क्या नाम देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतनी बातें जैसे हमने यहाँ पर देखी थी।
और ये सारी बातें किसके अंदर थी, यानी जंतु कोशिका के अंदर। ठीक है, ये बातें किसके अंदर थी, जंतु कोशिका। एक बात ये भी सुनो ध्यान से, जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि अंतःद्रव्यजालिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक या सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो शायद आपका आंसर रहेगा पोर्टर। ठीक है, तो जितने भी कोशिकांग हैं, यानी पर्सन की अगर बात करते हैं, अगर कंपटीशन के तौर पे अगर हिसाब से देखा जाए, तो सबसे पहले जिसकी जो खोज है, यानी उस पर पर्सन बनता है कि खोज करने वाला वैज्ञानिक, यानी सन कोई नहीं पूछता है, लेकिन इसकी खोज के बारे में पक्का पर्सन पूछते हैं। दूसरी बात है, उस कोशिका के अंदर ऐसी या उस कोशिका के अंदर ऐसी क्या विशेषता होती है जो अन्य कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, वो पूछते हैं। ठीक है, कौन से कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। एक बात ये भी आती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, प्लेस्टिड है, यानी हरित लोक की बात करते हैं, तो कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। आपके पास में जो पीडीएफ आई है उसमें विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन ही है। ठीक है, इसके बाद में हमने बताया था, यानी एफ म्यूस एक वैज्ञानिक और आता है, कौन सा, एफ मेविस, जो इसको कौन सी कोशिका यानी किसके अंदर देखता है, प्लांट कोशिका के अंदर इसको देखता है। ठीक है, इन एफ मेविस जो वैज्ञानिक है इसको कहां पर देखता है, यानी पादप कोशिका के अंदर इसका अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या बताया, इसके ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं, यानी दोहरा आवरण। ठीक है, एक तो हमने बताया था यहाँ पर बाहरी, और एक नंबर दूसरा हमने यहाँ पर कौन सा बताया, आंतरिक। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर बता दिया है बाहरी। बाहरी इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, आंतरिक जो होता है ये किस प्रकार का होता है, अंतर्वलित होता है। अंतर्वलित होने का मतलब देखो, जैसे कोई भी कोशिकांग इस प्रकार से है, ये तो बाहरी आवरण हो गया। अंतर्वलित होने का मतलब जैसे अंगुलीनुमा संरचना इस प्रकार से बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वलित बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक आवरण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अंतर्वलित प्रकार का होता है। ठीक है, और देखो जैसे इसकी संरचना मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे मैंने संरचना बनाई है ऐसे। ठीक है, अंतर्वलित हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ऐसे कण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कण। इन्हीं कणों को यहाँ पर क्या कहा जाता है, F1 कण कहा जाता है। याद रखना, देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चल रहे हैं। आंतरिक आवरण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अंतर्वलित होता है। प्रत्येक जो अंगुलीनुमा जो पर्वत जो होता है, प्रत्येक अंगुलीनुमा पर्वत जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी प्रत्येक अंगुलीनुमा जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इस अंगुलीनुमा पर्वत पर कौन से कण पाए जाते हैं, F1 कण पाए जाते हैं। ठीक है, इसी F1 कणों को क्या कहा जाता है, एक नाम और भी दिया गया है, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। यही F1 कण जो होते हैं ये क्या करते हैं, यानी जो F1 कण आप यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो F1 कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी संरचना जो होती है, यानी इनकी अगर संरचना की बात करते हैं, इनकी संरचना जो होती है वो रैकेट नुमा। भाई टेनिस का जो टेनिस के जो बैडमिंटन होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बैट जो होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी रैकेट नुमा उसकी संरचना होती है, यानी उसकी संरचना इस प्रकार से होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे उसकी संरचना होती है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि इस F1 कण जो होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, रैकेटनुमा होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये एटीपी का संचय करते हैं, एटीपी का संचय। ठीक है, अगर प्रश्न आपको ये पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का संचय किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि F1 कणों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी एटीपी का संचय किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही एटीपी का संचय यहाँ पर होता है, किसका संचय होता है, एटीपी का संचय। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से ऊर्जा घर होता है, या जिसको पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्या बोलते हैं, पावर हाउस, यानी हिंदी में शक्ति ग्रह।
भाई जैसे आप क्या करते हो, भोजन करते हो, और भोजन करने के दौरान आपको क्या मिलती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे आपने भोजन किया, आपको यानी से यानी एनर्जी जो मिली है वो किस रूप में मिलती है, यानी हमारे अंदर जो भोजन का संचय जो है उससे जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, एटीपी से। ठीक है, और यह एटीपी जो होता है यानी कहाँ पर जाकर संचय होते हैं, यानी कहाँ पर इनका स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज कहाँ पर होता है, एफन कणों के ऊपर होता है। ये एफन कण जो है यहाँ पर, इसको एक नाम और से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, इनकी संरचना किसके समान होती है, रैकेट नुमा, टेनिस के बैट के समान होती है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है कि ऊर्जा का संचय होता है, और ऊर्जा का संचय हो जाने के कारण से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऊर्जा ग्रह यानी ऊर्जा घर या पावर हाउस या शक्ति ग्रह कह सकते हैं। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका यानी स्वयं का क्या होता है, डीएनए। इसके अंदर खुद के अंदर क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। जब स्वयं का डीएनए यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसके डीएनए को बाहर निकालते हैं या इसकी कोशिका की जरूरत के अंदर डीएनए जो होता है अपने ही समान डीएनए का निर्माण कर लेता है। बाकी किसी कोशिका के अंदर ऐसा नहीं होता है। देखो इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोबारा से कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसके अंदर मिलने वाला जो डीएनए जो होता है वह अपने ही समान किसका निर्माण कर लेता है, डीएनए का निर्माण कर लेता है। हालांकि प्लेस्टिड भी करता है, प्लेस्टिड के अंदर जो डीएनए यानी दो ही कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसके यानी जिसमें क्या होता है कि उपस्थित जो डीएनए जो होता है वह अपनी ही समान प्रतिलिपि का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, यानी स्वयं का डीएनए बनाने के कारण से इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिका। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिका। ठीक है, तो ये प्रश्न ही पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया से आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन से कोशिकांग को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, तब आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जो डीएनए जो होता है वह अपने ही समान किसका निर्माण कर लेता है, डीएनए का निर्माण कर लेता है, और इसी कारण से क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। तो कर सकते हो आसानी से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया की पीडीएफ आ भी होगी। हालांकि इसमें आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अगर डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका डायग्राम क्या बोर्ड पर बना रहा हूँ, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। देखो ये क्या होती है, इसकी बाहर की झिल्ली। अगर आपको पीडीएफ के अंदर डायग्राम नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर जो बोर्ड पर जो डायग्राम यहाँ पर बनाया जा रहा है उसको देखकर आप बना सकते हो। ठीक है, ये इसका कौन सा आवरण हो गया, बाहरी आवरण। ऐसे, ठीक है, तो ये इसका कौन सा आवरण है, बाहरी, एक्सटर्नल लेयर, बाहरी आवरण। ये इसका कौन सा होता है, आंतरिक, आंतरिक आवरण। ठीक है, और ये जो आंतरिक आवरण यहाँ पर आप देख रहे हो इस पर जो संरचना है यानी कैसी होती है, आंतरिक आवरण कैसा होता है, आपको ये साथ में लिखना है, अंगुलीनुमा, अंगुलीनुमा पर्वत। इस पर क्या पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं। और इसी अंगुलीनुमा, ये जो आपको अंगुलीनुमा पर्वत आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसको किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, नया नाम आ गया में कि आंतरिक आवरण जो होता है इस पर अंगुलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं। इसी अंगुलीनुमा पर्वत को यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि इस अंगुलीनुमा पर्वत पर इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे क्या होती है, इस पर संरचनाएं पाई जाती हैं, सभी पर होती हैं। ठीक है, ये जो आपको जैसे संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं
क्रिस्टी, इस क्रिस्टी के ऊपर ये जो पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, F1 कण कहा जाता है, ठीक है। और इसी F1 कणों को एक नाम और से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यही F1 कण जो होते हैं ये क्या करते हैं, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय क्या करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, ये द्रव्य जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस द्रव्य को यहाँ पर क्या कहा जाता है, आधात्री। क्या कहा जाता है, आधात्री, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर डीएनए भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम भी होता है, इसके अंदर आरएनए भी होता है। जैसे हमने जो संरचना जैसे ऐसे बना दी है, ये डीएनए, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने बना दिया आरएनए, यहाँ पर लाइसोसोम है, यहाँ पर राइबोसोम, ये सारे के सारे नाम यहाँ पर आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे ये क्या बता दिया हमने आप इसका डीएनए, और आपको पता ही कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये इसके अंदर क्या बता दिया हमने, आरएनए, यहाँ पर इसे हमने बता दिया राइबोसोम, ठीक है। डीएनए, आरएनए इसमें राइबोसोम हो गया, डीएनए है, क्रिस्टी है, मैट्रिक्स है, ये सारे के सारे कोशिकाएं यहाँ पर हो गए। अब एक बात यहाँ पर ये भी देखना कि यानी बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इसके बीच में आपको स्थान दिखाई दे रहा है क्या, ये जो स्थान है इसकी दिखाई दे रहा होगा, यानी बाहरी झिल्ली, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में जो यहाँ पर स्थान पाया जाता है, उसी स्थान को यहाँ पर क्या कहा जाता है, अंतःकोशिकीय स्थान। क्या कहा जाता है, अंतःकोशिकीय स्थान कहा जाता है, ठीक है। ये अंतःकोशिकीय स्थान जो होता है, यहाँ पर क्या करता है कि इसकी संरचना को गोलाकार बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो कर सकते हो आसानी से। अब बोलो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम आपने जैसे कॉपी के अंदर देखा है, हालांकि नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि कच्ची पेंसिल से बनाया हुआ है। यहाँ पर आपने जो डायग्राम हमने बनाया है, चलो इसकी मैं इसकी पिक लेकर आपको सेंड भी कर दूंगा, जिसमें आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। याद रखना, बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, आंतरिक आवरण जो होता है इस पर अंगुलीनुमा पर्वत होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, F1 कण होते हैं, जिनकी संरचना किस प्रकार की होती है, रेकेट नुमा होती है। और इन्हीं F1 कणों में क्या होता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो जगह पाई जाती है उसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय स्थान। इसके अंदर मिलने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, आधात्री कहलाता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर आरएनए मिलता है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। और ये एक प्रकार से कैसा कोशिका होता है, यानी इसी कारण से क्या होता है, अर्धस्वायित कोशिका। कैसा कोशिका होता है, अर्धस्वायित कोशिका होता है, जिसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पूरी कंप्लीट होती है। कल पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, यानी क्या क्या इसके कार्य हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर संरचना पढ़ी है उसी प्रकार से इसके कार्य हम यहाँ पर कल बता देंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही है, बाकी बातें हम कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।